Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today we are at the introductory part of second exercise. As we know, कल हमने एक exercise खत्म करी थी from our course of probability, and this is multiplication theorem on probability, the second topic of the chapter, and we can say exercise number 13.2 introduction, right? 13.2 का इंट्रोडक्शन है, राइट? करेक्ट। एंड ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटरकनेक्टेड। अभी जो हमने पहला टॉपिक सीखा उसी के बलबूते सेकंड टॉपिक चलेगा, वो आधार है, ठीक है? तो इसलिए उसको मत भूलना, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। वो जो पहले सीखा उसको माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके हम आगे सीखेंगे। इन दोनों को साथ में रखेंगे तो तीसरा समझ आएगा, उन तीनों को साथ में समझेंगे तो चौथा समझ आएगा। चार टॉपिक्स हैं आपके, पांचवा जो है वो कट चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहना चाहता है, समझे? देखो, जैसा कि उसके नाम में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो होना है किसी न किसी का। और किसका होना है साहब? प्रोबेबिलिटीज का ही होना है, ठीक है? तो अब प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन हम करते क्यों हैं, करते क्यों हैं और कब हैं, सवाल ये है। तो सिंपल सा लॉजिक एक याद रखो कि जब भी हम प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन तभी हम करेंगे जब दो इवेंट्स साथ में घटित हो। जब दो इवेंट्स क्या हो, साथ में घटित हो। अब सुनो, साथ में घटित होने का मतलब ये नहीं है कि सेम टाइम पे घटित होना। साथ में का मतलब सेम टाइम से आप कंफ्यूज मत कर लेना, इसको मिस इंटरप्रेट मत कर लेना कि साथ में का मतलब तो सेम टाइम पे होता है। साथ में मतलब अभी जैसे सपोज करो मैंने कहा कि एक इवेंट है, सपोज करो कि आज आप लोगों, सपोज करो आज क्लास ट्वेल्थ होना एक इवेंट है, राइट? और मान लो भी 4 घंटे के बाद क्लास टेंथ का घटित होना, मतलब क्लास टेंथ होना इस कोचिंग में, ये दूसरा इवेंट है। तो अब मैं कहूँ दोनों इवेंट हो रहे हैं, तो मैं ऐसे कहूंगा ना, मैं हाँ दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, तो बोलने में ऐसे आता है साथ में, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि ट्वेल्थ और टेंथ साथ में घटित हो रही है। उनका टाइम अलग है, उनका प्लेस भी अलग है। ट्वेल्थ ऊपर घटित हो रही है, टेंथ नीचे घटित हो रही है, ठीक है? लेकिन हम बोलेंगे कैसे कि हाँ दोनों इवेंट हुए थे, तो दोनों इवेंट हुए थे दैट मीन्स दोनों इवेंट साथ में हुए थे। बोलने में ऐसे साथ में वर्ड आ जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सेम टाइम पे या सेम प्लेस पे। साथ में का मतलब है दोनों इवेंट्स का घटित होना। तो अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों होने चाहिए, ई भी होना चाहिए और एफ भी होना चाहिए। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब किसका किससे करेंगे, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे सीखनी है। किसका किससे करेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, और कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। सो 13.1 में हमने क्या सीखा, मेन थीम क्या थी 13.1 की, जो मैं लिख रहा हूं चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये सीखा था क्या? अच्छा, दूसरी एक और चीज सीखी होगी फिर आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। बोलो क्या सीखा, इज इक्वल टू क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये दोनों बातें आपने सीखी, बोलो। बोलो बच्चों, ये दोनों बातें सीखी आपने, ठीक है? तो मुझे एक चीज बताओ, किसी भी एक पार्ट को पकड़ लेते हैं, जैसे इसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें तीन प्रोबेबिलिटीज देख पा रहे हो आप, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, राइट? अभी हम ये फाइंड आउट कर रहे थे इन दोनों की मदद से, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन तीन में से ये दोनों दे दें और ये पूछ ले, या फिर ये दोनों दे दे और ये पूछ ले, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है। अब देखो ये चीज तो वो क्या ही पूछेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना एक तरीके से किसी भी इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी निकालना, तो ये तो टेंथ पे ही खत्म हो गई ना भाई। कोई इवेंट दे दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जनरल प्रोबेबिलिटी मतलब केवल उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, इर्द गिर्द की बातें ही ना करें। ऐसे नहीं कहेगी ऐसा हो जाता था तो प्रोबेबिलिटी बताओ, सरल भाषा में प्रोबेबिलिटी पूछ ले, वही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये तो क्या ही पूछेगा, या ये पूछना हमारे ट्वेल्थ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। एक तो ये है और एक ये है। तो ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख लिया कैसे निकालते थे, तो सेकंड एक्सरसाइज में हम ये सीखने वाले हैं कि ये कैसे निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली इसको लिखें तो कैसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, बोलो कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। इधर से आओ, इधर से क्या पिक्चर बनती है बताना जरा। सपोज करो ये वाला पार्ट लेते हैं, तो बोलो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकल रहा है। इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, बोलो क्या,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। समझ आया? ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि ई और एफ के साथ में घटित होने की संभावना, इंटरसेक्शन लिख गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड से। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड से, यानी ई भी होना चाहिए और साथ में एफ भी होना चाहिए। तो ई और एफ दोनों इवेंट्स साथ में घटित हों, साथ में का मतलब समझ रहे हो ना, साथ में मतलब ये नहीं कि सेम टाइम पे हो, दोनों घटित हों। इसकी संभावना हम कैसे निकालेंगे? अगर आपने उन दोनों इवेंट्स में से एफ को पहले घटित कराया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां लिखो और मल्टीप्लाई करो उसको ई ऑन एफ से। ई ऑन एफ से क्यों कर रहे हो? एफ हो चुका है, उसके बाद आप इवेंट ई कर पा रहे हो, तो जो पहले जो यहां पे हो चुका है वो हमेशा नीचे रहेगा। समझ आया? क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने कहा कि ई इवेंट है कि मान लो 52 कार्ड्स का एक डेक है, ओके। तो ई इवेंट है, उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं और वो जो कार्ड आता है, जो कार्ड ड्रॉन है वो इज ए किंग। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, ओके। और एफ इवेंट है कि जो कार्ड ड्रॉन किया मैंने, जो कार्ड ड्रॉन किया वो एक ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड समझते हो ना, ब्लैक एंड रेड। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है सबको 52 कार्ड्स का। ठीक है, अब आप इधर आओ, इस एग्जाम्पल को हम इधर अप्लाई करते हैं। अब मैंने कहा कि साहब दोनों इवेंट होने हैं, दोनों इवेंट होने हैं। तो पहले क्या होना है साहब? पहले आप एफ को करवा रहे हो, लेट्स से इस वाले केस में आप पहले किसको करवा रहे हो? एफ को। तो मुझे बताओ कि ब्लैक कार्ड निकलने की संभावना वैसे क्या होती है? 1/2। ओके, और किंग आने की वैसे जनरल संभावना क्या होती है? 4। 4/13। 4/13, 1/13, 1/13। ठीक है, 4/52 यानी कि 1/13। समझ आया? अब देखो, अब मैंने कहा कि दोनों होना चाहिए। जब मैं कार्ड्स निकाल रहा हूं तो पहला कार्ड मैं मतलब अब दो कार्ड्स निकाल रहा हूं मैं। जैसे ही दो कार्ड्स निकाल रहा हूं तो पहला कार्ड तो ब्लैक निकलना चाहिए और दूसरा कार्ड क्या निकलना चाहिए साहब? किंग निकलना चाहिए। तो इस बात को मैं कैसे कहूंगा? इस बात को मैं ऐसे कहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ से कहूंगा। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे? आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, यानी कि ब्लैक कार्ड आने की संभावना बताओ क्या होगी? 1/2। ब्लैक कार्ड आने की संभावना क्या है? 1/2। अब क्या आगे मैं 1/13 लिख दूं? गलत। अब मैं आगे 1/13 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1/13 तो किंग आने की संभावना है, मुझे किंग आने की संभावना नहीं लिखनी। मुझे किंग तब आए जब ऑलरेडी एक ब्लैक कार्ड निकल चुका है। समझ गए? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। ई ऑन एफ का मतलब क्या है कि अगर एफ इवेंट ऑलरेडी घटित हो चुका है, अब ई के आने की संभावना। तो एफ ऑलरेडी घटित हो चुका है, दैट मीन्स एक कार्ड में निकाल चुका हूं और वो ब्लैक निकल चुका है। तो अब कार्ड्स कितने बचे? बोलो। अगर मैं एक कार्ड ऑलरेडी निकाल चुका हूं और वो ब्लैक निकल चुका है तो कार्ड्स कितने बचे? 51। और उसमें से अब इन 51 कार्ड्स में से मुझे क्या चाहिए? किंग चाहिए। तो अब सपोज करो मैंने एक कार्ड निकाला, तो वो कार्ड क्या निकला इस पे आप फोकस करो। तो अब वो ब्लैक कार्ड जो है वो किंग निकला या नहीं निकला? अब ये तो क्या अपन ने एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा ले लिया जो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि ब्लैक कार्ड अगर किंग निकला तो संभावना अलग है और ब्लैक कार्ड किंग नहीं निकला तो संभावना अलग है। समझ गए? ये सपोज करो मैंने एक कार्ड निकाला, ये ब्लैक तो निकल गया, लेकिन वो ब्लैक किंग भी निकल सकता है और वो ब्लैक नॉट ए किंग भी निकल सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर वो ऑलरेडी किंग निकला तो अब किंग भी एक कम हो चुका है, 3/51 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मान लो वो किंग नहीं निकला तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/। तो ये तो दो केस बन जाते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करो। सपोज करो यहाँ किंग लिख दिया ना आपने, तो अब आप यहाँ पे लिखो क्वीन। क्या लिख दो यहाँ पे? क्वीन। मैं सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, किंग लिख दिया तो यहाँ पे क्वीन लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्वीन के आने की संभावना भी 1/13 है और किंग के आने की संभावना भी 1/13 है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको दोनों इवेंट घटित कराने तो आप दोनों का प्रोडक्ट करा दो, नहीं। अब आओ यहाँ पे आओ, एफ इवेंट होने की संभावना हमने लगा दी 1/13, लगा दी। क्या लगा दी? 1/13। तो अब मैं दोबारा ई इवेंट घटित होने की संभावना 1/13 नहीं लगा सकता, क्योंकि ई इवेंट घटित होना और ई इवेंट तब घटित होना जब एफ हो चुका है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे मुझे वो वाला इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एफ हो चुका है, अब ई बताओ। तो एफ हो चुका है, दैट मीन्स एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है और वो कार्ड कौन सा निकला है? क्वीन निकली है। वो कार्ड कौन सी निकली है? क्वीन। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए? 51। और उसमें से अब 51 में से किंग निकालना है, तो किंग तो चारों के चारों सलामत है, क्योंकि निकला कौन है? क्वीन निकला है। तो अब क्या आ जाएगा? इसकी संभावना क्या आ जाएगी? 4/51 रेदर देन 4/52। वैसे मैं 4/52 लगाता, लेकिन अभी क्या लगाऊंगा? 4/51।
वन। तो ये जो संभावना मैंने निकाली, ये हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की संभावना। अब आप एक चीज फोकस करो, इस पूरी वारदात में आपने ई ऑन एफ की संभावना कॉमन सेंस से निकाली है। किससे निकाली है? रेदर देन ऐसे कि हम जैसे पहले कैसे निकालते थे ई ऑन एफ की संभावना, ई अलग निकाला, एफ अलग निकाला, फिर कॉमन उसमें से इवेंट्स जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया, ई इंटरसेक्शन एफ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो छाटे, फिर ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय उससे किया। उस तरीके से अपन ने ई ऑन एफ नहीं निकाला, हमने जनरल प्रोबेबिलिटी इसको कॉमन सेंस से निकाला। बोलो आयुष, आयुष कोई डाउट है? हैंड रेस किया आपने, यस सर। बोलो। सर इसमें 4/51 कैसे आया? 4/51 कैसे आया? देखो, हम इधर क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी एफ इवेंट हो चुका है। एफ इवेंट क्या है साहब? क्वीन का निकलना। तो क्वीन निकल चुकी है, तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकल चुका है, और वो कार्ड कौन सा निकला है? क्वीन निकला है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? 51। 51। उसमें से मुझे क्या चाहिए? किंग। किंग। तो किंग कितने 51 में से? 4। चार, क्योंकि निकला हुआ कार्ड तो क्वीन है भाई। एक टोटल पत्ता तो कम हुआ, लेकिन फेवरेबल कार्ड्स अभी भी पूरे के पूरे चार हैं जो मुझे चाहिए। तो इसलिए 4/51 आया। अगर ऑलरेडी ये इवेंट घटित नहीं होता, तब ये संभावना 4/52 होती। तब ये संभावना क्या होती? 4/52। बट एक कार्ड मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, और वो निकला हुआ कार्ड क्वीन है। तो अब ये जो नई संभावना है, मतलब वो घटित होने के बाद इसकी संभावना है 4/51। बोलो, समझ आया क्या? यस सर। समझ आया ना? क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी निकल यस सर। चुका है, इसलिए 4/51 है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन 4/52। ठीक है, ऋषि का समझ आया? इधर जितने भी बैठे हैं उतनों को समझ आया? ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो पेपर पे कम चलता है, माइंड में ज्यादा चलता है। एनालिटिकल सोच से अपने को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी वो साहब साहब जो पेपर में अपने एक फॉर्मूला बता दिया, उस पेपर में उसको कर लो और आराम से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग चलेगी थ्रू आउट द एक्सरसाइज। ओके, ठीक है। सरल सी भाषा में बात कहें तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर दोनों इवेंट्स घटित कराने हैं, तो आप पहले जो इवेंट घटित हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, गुणा करो। अब जो दूसरा इवेंट घटित हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये सोचकर लिखो कि पहला हो चुका है। ओके, जैसे आप एफ घटित करवा चुके हो, तो अब आप ई को घटित करवा रहे हो, तो केवल ई को घटित मत करवाओ। ई को घटित करवाने के साथ साथ ये भी मद्देनजर रखो कि एफ हो चुका है। तो केवल ई को घटित करवाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखोगे, लेकिन एफ को घटित करवा के ई को घटित करवाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ लिखोगे। समझ आया? अगर केवल ई को घटित कराना होता तो अभी मैं 4/52 लिखता, क्योंकि 52 कार्ड्स में से मुझे एक किंग चाहिए। लेकिन एक कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है, और वो कार्ड कौन सा निकला है? क्वीन निकला है। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं लिख रहा हूं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ लिख रहा हूं। बोलो, समझ आया? सरल सी भाषा में समझ में आया? अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ये फर्दर 3-4 इवेंट्स के लिए भी कंटिन्यू किया जा सकता है। कैसे? एक बार देखो स्क्रीन पे। मान लो मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, ई एफ जी। मैंने कहा तीनों इवेंट्स होने चाहिए, तो तीनों इवेंट्स होने चाहिए, इसकी संभावना बताओ भाई। ई भी हुआ था, एफ भी हुआ था, जी भी हुआ था। तीनों इवेंट्स होने चाहिए, इसकी संभावना बताओ कि तीनों इवेंट्स होंगे होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या कहोगे? सर पहले ई को घटित करवा लो। पहले किसको घटित करवाओ? ई को। गुणा। अब आप एफ को घटित करवा रहे हो ना बेटा, तो जब आप एफ को घटित करवा रहे हो तो ई ऑलरेडी हो चुका है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई, क्योंकि आपको मद्देनजर रखना सोच पड़ेगा कि ई हो चुका है, अब एफ के घटित होने की संभावना क्या है। और तो और ये प्रोबेबिलिटी भी आपको एनालिटिकल थिंकिंग से सोच के लिखनी पड़ेगी, रेदर देन किसी फॉर्मूला से, जो हम एक्सरसाइज 1 में फॉर्मूला से निकाल रहे थे। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग से सोचनी पड़ेगी कि एफ ऑन ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी उसने क्वेश्चन दे रखा है उसको सोच के। अच्छा जी, अब एफ और ये दोनों हो गए। अब किसको घटित करवाना है? जी को। अब आप जब जी को घटित करवा रहे हो तो कौन कौन हो चुका है? कौन कौन हो चुका है? ई और एफ दोनों हो चुके हैं, तो आप लिखोगे ई इंटरसेक्शन एफ हो चुका है। समझ आया? इस तरीके से आप सो ऑन कंटिन्यू कितने भी इवेंट्स को कंटिन्यू करवा सकते हो। यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, कि एक से ज्यादा इवेंट्स घटित कराने हैं, उनको उस सीक्वेंस में गुणा कराते, जो उनकी प्रोबेबिलिटीज को उन सीक्वेंस में गुणा कराते जाओ जैसे जैसे वो हो रहे हैं। ओके, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब हम एंड से लेते हैं, बोलो। और एंड का मतलब हम गुणा करने से लेते हैं, लेते हैं। एंड का मतलब हम किससे लेते हैं?
गुणा। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एफ जी। इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ई एफ जी। हमको अलाउ कर दिया कि बार बार आप इंटरसेक्शन का साइन मत लगाओ, आप सिंपली ई एफ जी लिख दो। जैसे मैथ्स में एक्स गुणा वाई को एक्स वाई लिख सकते हैं, ए गुणा बी को ए बी लिख सकते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब गुणा कराने से ही है, तो हम ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी लिखने की बजाय ई एफ जी भी लिख सकते हैं। और तो और हम फिर यहाँ पर भी इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाय ई एफ भी लिख सकते हैं। समझ आया? ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन हटा के भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है कि वहां पे इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है। बोलो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आई? तो अभी मैं फिर थोड़ी सी और टेक्निकल लैंग्वेज यूज होगी। किंग वाला पेज चलाऊं? यस, आ जाओ। हम्म। 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 कार्ड, अच्छा एफ इवेंट चेंज कर रहे हो, कार्ड ड्रॉन। सुनो सुनो क्या कह रहा है, कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर की क्वीन कितनी होती है? दो ही तो होती है। तो फिर 2/52 यानी 1/26 आएगी। यस। अगर हमने इसको क्वीन को, आप खुद सोचो, देखो क्वीन को आपने ले लिया, रेड कलर की क्वीन चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई अब? 2/52 यानी कि 1/26। तो अब आप 1/13 की जगह तो रख दोगे 1/26। अब आप अगला इवेंट सोचो कि मुझे किंग चाहिए, और ऑलरेडी एक रेड कलर की क्वीन निकल चुकी है, तो पत्ते तो 51 रह गए। तो रेड कलर की क्वीन निकली है ना, किंग तो आज भी सारे सलामत है ना, तो 4/51 ही होगी। ठीक है, इवेंट जो हो चुका है उसमें तो क्वीन ही निकली है ना, आपको तो किंग चाहिए, तो टोटल पत्ते ही 51 रहेंगे। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 1/13 से क्या हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी। बोलो समझ आया क्या? ठीक है। यस आयुष, आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अच्छा इधर आओ, ये सेकंड पार्ट तो लिया ही नहीं, अब सेकंड पार्ट लो यहां से। यहां से सपोज करो पहले अब मैं ई घटित करवाऊं, पहले क्या घटित करवाऊं, ई। ई बोले तो पहले किंग को निकाल दूं, तो किंग को निकालने की संभावना क्या लिखूंगा, 1/13। अब किंग निकल चुका है, दोबारा मैं क्वीन को निकाल रहा हूं, ये रेड कलर वाले जो एस्पेक्ट है उसको हटा दो एक बार वापस। हाँ, अब आप क्या कर रहे हो, इवेंट ई घटित हो चुका है, उसके बाद एफ इवेंट घटित होने की संभावना को डिस्कस कर रहे हो। तो ई घटित हो चुका है, दैट मीन्स किंग तो निकल चुका है। तो अब किंग निकल चुका है, तो अगेन कितने कार्ड्स रह गए, 51, और उसमें से क्वीन चाहिए, क्वीन चारों सलामत है, तो ये भी 1/13 × 4। हालांकि ये यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल आ रहा है, लेकिन इसी को गारंटी नहीं है कि दोनों इक्वल आए, ऐसी कोई स्पेसिफिक गारंटी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आए। आप पहले कौन सा इवेंट घटित करा रहे हो, बाद में कौन सा करा रहे हो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ई इंटरसेक्शन एफ का ये फॉर्मूला भी बन सकता है, और ये फॉर्मूला भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, दो। या तो आप ई को पहले घटित कराओ, या तो आप एफ को पहले घटित कराओ। अगर आप ई को पहले घटित कराते हो तो एफ ऑन ई लिखेंगे यहाँ पे हम, अगर आप एफ को पहले घटित कराते हो तो यहाँ पे ई ऑन एफ लिखेंगे। आप समझ आया? जो आप घटित करवा चुके हो वो सेकंड पायदान पे नीचे बैठेगा। दिस इज द मेन थीम ऑफ द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की मेन थीम ये याद रखनी है कि जो हो चुका है वो कहाँ रहेगा, अगली बार नीचे बैठेगा। दो हो चुके हैं तो ये दोनों अगली बार नीचे रहेंगे, तीन हो चुके हैं तो ये तीनों अगली बार नीचे रहेंगे। समझ आया क्या? बोलो समझ आया? ओके। ओके फाइन। अब वैसे तो ये इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो डिस्कस हो गया, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के आसपास के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सेकंड एक्सरसाइज में करने में आपको काम देंगे, मतलब उसके बिना आप एक्सरसाइज नहीं सोच सकते कि हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इसी के इर्द गिर्द एक्सरसाइज घूम रही है। तो कुछ आसपास के इवेंट्स हैं और कुछ आसपास के टॉपिक्स हैं जिनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मतलब हमारा, व्हाट आर डिपेंडेंट इवेंट्स एंड व्हाट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब उसके लिए वापस एक केस सोचो। अभी जो मैंने एक सिनेरियो दिया था उसमें हम कार्ड्स निकाल रहे थे, राइट? अब दूसरा सिनेरियो सोचना जरा, ध्यान से सोचना। अब की बार मेरे पास एक तो डेक ऑफ कार्ड्स है, और दूसरा मेरे पास एक डाइस है। एक तो डेक ऑफ कार्ड्स है और दूसरा क्या है, डाइस। इवेंट ई सेम कर लो, पहले वाला इवेंट ई क्या था बोलना जरा, क्या? ड्रॉन कार्ड इज ए किंग, ड्रॉन कार्ड इज ए किंग। इस टॉपिक पे एक्चुअल कमांड तो तब मिलेगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ये इतना सोचना आसान नहीं था जितना कि हमने पहला टॉपिक सोचा था। और एफ इवेंट ले लो कि जो दूसरा जो डाइस है ना, उस डाइस पे जो नंबर अपीयर होता है वो 6 है, नंबर अपीयर्स इज ए 6। 6 अपीयर्स ऑन द डाइस, ऐसे लिख लो, नंबर्स अपीयर्स 6 ऑन द डाइस। ओके। अब मुझे दोनों काम करने हैं साहब,
मुझे कार्ड में किंग भी चाहिए और मुझे डाइस में सिक्स भी चाहिए, दोनों काम करने हैं। तो आपने पहले ई को घटित करवाया, तो ई को घटित करवाया तो ई की संभावना बोल दो जल्दी से। आयुष आप भी बोलो, ई की संभावना बोलो, यानी किंग के आने की वन संभावना बाई बोलो। थर्टीन 1/13 यानी कि वही 4/52। ठीक है, अब किंग आ चुका है साहब, किंग ऑलरेडी ई इवेंट तो घटित हो चुका है, दैट मीन्स किंग तो ऑलरेडी निकल चुका है, मैंने साइड में रख दिया। अब दूसरा इवेंट क्या हो रहा है कि डाइस को उछाल रहे हैं और उसमें सिक्स आ रहा है। तो ये इवेंट होने की संभावना बताओ, डाइस पे सिक्स आने की संभावना बताओ। 1/6। 1/6। ठीक है, अब सोचो जरा, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता, तो भी आप 1/6 लगाते। यस एक सर। डाइस को उछाल रहे हैं, ये किंग वाला एस्पेक्ट साइड में छोड़ो, मतलब मेरे पास कार्ड्स नहीं है, मेरे पास ओनली डाइस है, डाइस को उछाल रहा हूं और डाइस में उसमें सिक्स आने की संभावना क्या लिखते हैं, 1/6। और जब मैं कार्ड में से एक पत्ता, उसमें डेक में से एक पत्ता निकाल रहा हूँ, वो किंग निकल गया, उसके बाद में डाइस को उछाल रहा हूँ, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या निकली, 1/6। तो ऐसा क्यों हुआ सर, पिछले केस में तो क्या है, दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई लिख रहा हूँ तो 1/6 आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखूं, मतलब ई हो चुका है इसके बारे में ना बताऊं, तो प्रोबेबिलिटी अलग आ रही थी, लेकिन यहाँ तो वो भी वापस 1/6 आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, सोचो जरा, ऐसा क्यों हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये दोनों सेम क्यों आई, सोच के बताओ। क्योंकि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज निकल के आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वही होते हैं जिनकी जनरल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेम होती है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ उसकी उस इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी है, बेटा इसको उछाला छह आने की संभावना, जनरल प्रोबेबिलिटी, जनरल जो क्लास 10th में सीखते थे। ई एफ ऑन ई वापस एफ की प्रोबेबिलिटी है तो एफ की प्रोबेबिलिटी, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ई पहले हो चुका है। लेकिन ई पहले हो चुका है तो एफ करवा रहे हैं, या वैसे ही एफ करवा रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स ई का होना एफ के होने को डिपेंड या अफेक्ट नहीं कर रहा है। ई का होना एफ के होने को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं कह दूंगा साहब एफ जो है ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये अपने आप में फ्री है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि ई हुआ या नहीं हुआ। और कॉमन सेंस से सोचो, ऑब्वियसली क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कार्ड निकाला, वो जो भी निकले इससे डाइस को क्या फर्क पड़ेगा। डाइस में तो अभी भी छह आने की संभावना उतनी की उतनी बरकरार रहेगी, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में बरकरार नहीं रही थी। तो वो दोनों जो पिछले एग्जाम्पल में जो दो इवेंट्स थे ई और एफ, वो डिपेंडेंट थे, वो क्या थे, डिपेंडेंट थे। यहां पे ई और एफ दोनों इवेंट्स जो दिए हुए हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ में आया। बोलो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, जिनके होने की जनरल प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के होने के बाद उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल आए। ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज। सरल भाषा में बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जिनका होना किसी दूसरे इवेंट के होने से प्रभावित ना हो। समझ गए, वो आज भी उतनी आजादी से घटित होता है जितना पहले घटित होता था। ओके ना, समझ गए। अब क्वेश्चन में आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया कि आज प्रियांशु के आने की संभावना बताओ, आपने कहा कि सर इतनी इतने परसेंटेज चांसेस वो आएगा। अब मैंने कहा कि चलो मैं एक इवेंट घटित करवा रहा हूँ कि आज मैं एक इवेंट बोल रहा हूँ कि आज ये केस है, अब बताओ प्रियांशु के आने की मैं एक इवेंट घटित करा रहा हूँ कि आज अभी सुबह को 5 बजे इंडिया पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने वाला है। अब बताओ प्रियांशु आएगा नहीं आएगा, तो अब डिपेंड करता है, अब वापस डिपेंड करता है कि प्रियांशु को क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं है। समझ में आया। तो हो सकता है कि प्रियांशु के आने की संभावना तो प्रभावित हो जाए, लेकिन यश के आने की संभावना आज भी प्रभावित ना हो, क्योंकि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो आज भी उसी प्रोबेबिलिटी से आएगा। तो प्रियांशु के केस में डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके केस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। समझ गए क्या। जब एक इवेंट का घटित होना दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो वो डिपेंडेंट है, नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंट है। और टेक्निकल भाषा में क्या हो जाएगी, दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो जाएगी, कब, डिपेंडेंट में, नहीं इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट में। और डिपेंडेंट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी और जनरल प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। जैसे क्वीन आने की संभावना वैसे 4/52 है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब वो किंग निकल चुका है तो 4/51 है। तो चेंज हो गई ना, चेंज हो गई, समझ में आया। अच्छा, चेंज होगी ना तो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, याद रखना, वो हमेशा बढ़ जाएगी। जैसे 4/52 कम प्रोबेबिलिटी है, 4/51 ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो चेंज होगी तो कैसे चेंज होगी, वो बढ़ जाएगी। समझ गए, क्लियर सारी बातें। अब थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज कर दें सारे रफ वर्क को
कि हमको एक्चुअली नोट डाउन क्या करना है, और करीब करीब वी आर डन। बस एक एक डिफरेंस और देखना है अपने को दो तरीके के इवेंट्स में, वो देखते हैं एंड देन वी आर डन विद द टॉपिक। ओके, देखो, चलो इधर देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। वी नो दैट, पढ़ो एक बार स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे। वी नो दैट इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, अगर ई और एफ दो इवेंट्स हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय दिस। ये हमने अभी पिछली एक्सरसाइज से ही कवर किया। किया क्या, कि ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी ऐसे बोली जाती है। ओके, तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इंप्लाइज करके मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। इसको ई ऑन एफ रीड कर देंगे हम, है ना, ई बाय एफ मत बोलना, क्या बोलना, ई ऑन एफ। आगे बढ़ते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया कि इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, और मैथ्स में जब अलजेब्रिक लेटर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको मल्टीप्लाई का साइन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। ऑल्सो अब उल्टा लो, एफ ऑन ई ले लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, अगर इवेंट ई हो चुका है तो उसको एफ ऑन ई से डिफाइन करेंगे। उसका फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा, ऐसा होता है, एफ इंटरसेक्शन ई को वापस ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। यहां से भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के दो तरीके हो गए। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट, स्टेट्स मतलब बताती है, क्या बताती है, कि ई और एफ दोनों के घटित होने की संभावना या तो ऐसे बताई जाएगी या फिर ऐसे बताई जाएगी। अगर आप ई को पहले घटित करा रहे हो तो बाद में एफ ऑन ई लो, अगर आप एफ को घटित करा रहे हो तो बाद में ई ऑन एफ लो। समझ आया, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कौन सा इवेंट घटित होना पहले बताया गया है, उस हिसाब से आपको इसमें से या तो ये फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा या फिर ये फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा। द पॉइंट इज दैट कि इन दोनों ही केसेस में ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एफ ऑन ई या फिर ई ऑन एफ, ये निकालना आपको एनालिटिकल थिंकिंग से है, ना कि किसी फॉर्मूला से। आप ये मत कहना कि सर इसको भी तो वापस फॉर्मूला से निकालो, इसको फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है। आपने मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं आज तक, आयुष, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आपको सेकंड वाली जो लिंक दी थी उस पे ज्वाइन करना है दोबारा में, है ना, क्लियर है ना, ओके सर। समझ आया ना, इसलिए दो लिंक्स दी थी। हाँ, आप मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला बोलो, आज तक आपने जितने भी फॉर्मूले सीखे, टेल मी एनी फॉर्मूला यू लाइक, जो सबसे ढंग से याद हुआ बोलो। किसी भी चीज का फॉर्मूला कोई तो याद किया होगा कभी। पाइथागोरस बोलो, चलो बोलो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यही तो याद किया आपने। ओके, अब मुझे बताओ, अगर इसमें से मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस, अब कोई यहां पे ये कहेगा कि सर परपेंडिकुलर स्क्वायर तो मुझे निकालना है, पर मुझे ना हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, बोलो। ऑब्वियस बात है, अगर आपसे हाइपोटेन्यूस पूछा गया है तो आपको ये दोनों उसको देना पड़ेगा। अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछा गया है तो आपको ये दोनों उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है, अगर वो नहीं देता है तो यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सिमिलरली, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ का जो फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आज इस एक्सरसाइज में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगी, सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के आपको उस लैंग्वेज को पकड़ना है और वहां से सोचना है कि ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी वापस में इसी फॉर्मूला से निकालूं, वापस इस फॉर्मूला से तो तब निकालेगा ना जब इसकी वैल्यू गिवन होगी। तो इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएगा, इसकी वैल्यू ही तो पूछिए आपसे, समझ गए, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू पूछी है तो आप ई ऑन एफ की प्रोबेबिलिटी एनालिटिकल थिंकिंग से सोचोगे। जो लास्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप एक बार तो जनरल फॉर्मूला से सॉल्व करो और एक बार एनालिटिकल थिंकिंग सोच करो, सॉल्व करो, क्यों कह रहा था, ताकि आप यूज टू हो जाएं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एनालिटिकल थिंकिंग से सोच के लिखनी है। ओके, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक किंग निकल चुका है, दोबारा में क्वीन आने की संभावना बताओ, तो कोई फॉर्मूला लगाया क्या आपने, एनालिटिकल थिंकिंग से आपने बताया 4/51। ओके, समझ आया, क्लियर है। तो वो 4/51 एक तरीके से गिवन है, एक तरीके से गिवन है भाई, मैंने सोच के निकाल के लिख दिया, दैट मीन्स वो क्वेश्चन में गिवन है, अंडरस्टूड है कि आप निकाल सकते हैं। समझ आया। ओके, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं हम।
सिमिलरली यही चीज हम ई एफ जी के लिए आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर तीन इवेंट्स हैं ई एफ जी, थ्री इवेंट्स, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि ई एफ जी तीनों घटित कराने से आप करवा सकते हो। पहले ई करवाया तो सेकंड केस में ई नीचे आ गया, एफ ऑन ई, फिर ई और एफ दोनों हो गए तो थर्ड केस में ई इंटरसेक्शन एफ दोनों ही नीचे आ गए। ठीक है, जब आप जी को घटित करवा रहे हो उसकी संभावना निकाल रहे हो तो ई और एफ ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, मतलब आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। हालांकि हमारे जो सवाल आएंगे वो तीन इवेंट से ज्यादा के नहीं आएंगे, बट फिर भी एज ए कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना चाहिए कि आगे हम कितने भी इवेंट्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या था अगला टॉपिक हमारा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बता चुके हैं, एक बार रीड आउट करो। एन इवेंट ई इज सेट टू बी इंडिपेंडेंट, इवेंट ई को इंडिपेंडेंट नाम घोषित कर दिया जाएगा अगर उसके होने की संभावना, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलते हैं, इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट, किसी दूसरे इवेंट के होने से उसके होने की संभावना अफेक्ट नहीं हो, प्रभावित नहीं हो, तो आप ई इवेंट को कहोगे साहब आप एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते हो। तो अब ये तो इवेंट ई के इंडिपेंडेंट होने की चीज हमने डिस्कस करी। अब अगर ई के साथ एफ भी गिवन है, अगर ई के साथ एफ भी गिवन है और पूछा जाए कि ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे या कैसे डिस्कस करेंगे? इवेंट ई और एफ दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स माने जाएंगे अगर दोनों के होने की संभावना एक दूसरे के होने से प्रभावित नहीं होती है। देखो, ई के होने से एफ को फर्क नहीं पड़ता, साथ में एफ के होने से ई को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, तब जाके ही आप कहोगे कि ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं। अगर ई के होने से एफ को फर्क नहीं पड़ता लेकिन एफ के होने से ई को पड़ता है, अगर ऐसा है तो ई और एफ अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। बोथ वे सेम रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो इधर देखो स्क्रीन पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ एक हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? इवेंट ई के घटित होने की जनरल प्रोबेबिलिटी। ई ऑन एफ क्या है? ई के घटित होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जनरल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई। इधर आओ, एंड मतलब क्या होता है? ये काम भी होना चाहिए और ये काम भी होना चाहिए। अगेन आ जाओ, एफ के होने की जनरल प्रोबेबिलिटी और एफ के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका हो, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों केस जब होंगे ना, इफ मतलब ये जब काम होगा, तब जाके मैं कंक्लूड करूंगा कि ई और एफ साहब क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। देन वी विल से दैट द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अदरवाइज वी कैन नॉट से। ठीक है, क्लियर है? ई इंटरसेक्शन एफ को हम ई इंटू एफ ऑन ई लिख सकते हैं, बोलो। ई इंटरसेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एफ ऑन ई। अब ऊपर से अभी हमने क्या चेक किया कि एफ ऑन ई और एफ दोनों इक्वल हैं, बोलो। एफ ऑन ई मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जनरल प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल हैं, हमने ऊपर से मैच किया कब? जब ई और एफ क्या है? जब ई और एफ क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इस तरीके से तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझ आया क्या? क्या समझे? कि अगर ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ऑलरेडी गिवन है, तो आप दोनों के होने की संभावना जब निकालेंगे तो आप दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट कर दो, दैट्स इट। आपको यहाँ पे एफ ऑन ई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ ऑन ई और एफ तो बराबर है, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। वैसे आप यहाँ पे एफ ऑन ई लिखते थे, वैसे जनरल केस में आप क्या लिखते थे यहाँ पे? एफ ऑन ई। पर अभी आप एफ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एफ ऑन ई और एफ बराबर हैं, कि एफ और ई दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो एफ का घटित होना ई के घटित होने पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मुझे एफ ऑन ई लिखने की जगह सिंपली एफ लिख लिख दूं तो भी मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे कार्ड का निकालना और फिर सिक्स आना, या केवल जनरली सिक्स आना, दोनों की संभावना 1/6 है, तो मैं एफ ऑन ई क्यों लिखूं? फिर मैं एफ ही लिख दूं, जनरल प्रोबेबिलिटी लिख दूं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अगर ई इंटरसेक्शन एफ की संभावना ई की संभावना और एफ की संभावना का प्रोडक्ट है, तो भी हम कह सकते हैं कि ई और एफ क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। मतलब इससे ये बात कही जा सकती है और इससे ये बात कही जा सकती है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑलरेडी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर ये फॉर्मूला लग रहा है तो आप ये बात कंक्लूड कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? ओके, क्लियर? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आपने एक वर्ड सुना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सुना है? क्या होता है बोलो? जो आपस में रिलेटेड नहीं होते। रिलेटेड मतलब क्या होता है?
व्हाट इज मेंट बाय रिलेटेड होना? एक दूसरे के काका बाबा होना। हाँ, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है। यस, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, सही है क्या? यस, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक ही बात है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई होता है। तो जब अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी अभी सीखे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम ऑलरेडी 11th से सीख रहे हैं। तो अक्सर बच्चे इन दोनों को सेम चीज मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो एक ही बात हो गई, और ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कुछ अलग चीज है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स कुछ अलग चीज है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो दो इवेंट्स होते हैं जिनके आउटकम्स में से कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता है। जिनके आउटकम्स में से कोई भी आउटकम कॉमन, जैसे एक डाइस को उछालो, एक इवेंट है इवन नंबर आना, एक इवेंट है ऑड नंबर आना। सो कैन वी हैव एनी आउटकम कॉमन बिटवीन देम? नो। उधर आएगा 135, इधर आएगा 246। तो कुछ कॉमन नहीं है ना इनमें, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। समझ आया? जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की परिभाषा कुछ अलग है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, और आपको ऑलरेडी गिवन हो कि ई और एफ जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर हाल में क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं निकलेगा ना। और अगर आपको पता है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपको क्या बताया गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में संभावना जीरो निकलेगी, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में संभावना, दोनों की संभावनाओं का प्रोडक्ट निकलेगा। समझ गए क्या? अब इसमें कॉमन डिफरेंसेस देखते हैं। आयुष, आप सेकंड मीटिंग में आओ क्विकली। यस सर। तो आयुष, इज द वॉइस क्लियर टू यू? आयुष बोलो, वॉइस क्लियर है? आयुष, वॉइस क्लियर है क्या यस हमारी? सर। ओके, चलो, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। आ जाओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले तो पहला डिफरेंस तो है डेफिनेशन। पहला डिफरेंस है जनरल डेफिनेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता है, ओके। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका कोई भी आउटकम कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो, इसकी डेफिनेशन में, इधर देखो, इसकी डेफिनेशन में इसको डालेंगे तो आ जाएगा मे और मे नॉट, और इसकी डेफिनेशन में इसको डालेंगे तो इधर आ जाएगा मे और मे नॉट। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरा कोई काम है। अब मैं कहूंगा आप वो काम करेंगे क्या, तो आप कहोगे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि आपको वो काम ही नहीं है। लेकिन आप कर दोगे तो कोई बुराई भी नहीं है। जो आपका काम है वो उसको मेरे ऊपर अप्लाई करोगे, तो क्या होगा कि जैसे सपोज करो मैंने कहा कि आज सर आप बैंक जाओगे, 100% जाऊंगा, मेरा काम है। आज आप बैंक जाओगे क्या? जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आज आप स्कूल जाओगे, 100% जाएंगे। आज मैं स्कूल जाऊंगा क्या? जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो है नहीं, किसी काम से गया तो गया। समझ गए? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का काम क्या है कि इनमें कोई आउटकम कॉमन नहीं होता। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का काम क्या है कि इन ये इवेंट्स वो हैं जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रभावित करेंगे, आप कहोगे सर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, एक्चुअली उनका काम नहीं है, पर कर दें तो कर दें। आप कहोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कोई आउटकम कॉमन होगा, आप कहोगे कि हाँ सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहली जो डिफरेंस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन पर डिपेंड है। तो यहां पे डेफिनेशन वाइज इनमें तो कोई आउटकम कॉमन नहीं होता, लेकिन इधर क्या है? मे हैव मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेकंड डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पे आ जाओ। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं विच डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अदर। फिर इसी डेफिनेशन को इधर अप्लाई किया तो आप क्या लिखोगे? मे और मे नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ ईच अदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक दूसरे के होने की संभावना को प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इधर तो 100% चांसेस हैं कि नहीं ही करेंगे, क्योंकि ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो अब देखा जाए तो थर्ड वाला जो डिफरेंस है वो जबरदस्ती का डाला हुआ ये सारे डिफरेंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एज इट इज, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे आपके सामने नोट्स में इजी लैंग्वेज में लिखवाया गया है ना। जो तीसरा डिफरेंस दिया हुआ है ना वहां पे, वो थोड़ा सा एक तरीके से ना भी लिखे तो चलेगा। क्या कहता है ये कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो टर्म है वो जनरली इवेंट्स से के रिलेशन में, इवेंट्स के रिलेशन में
डिफाइन की जाती है, मतलब कोई इवेंट्स गिवन होता है और बात करी जाती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। जबकि इंडिपेंडेंट वर्ड जो टर्म है वो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के रिलेशन में बात की जाती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो डेफिनेशन है, या इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो चीज सपोज करो सवाल आया तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वहां पे लिखा हुआ है ना, तो कनेक्शन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कनेक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। लेकिन इधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब टर्म आया तो डायरेक्टली कनेक्शन प्रोबेबिलिटी से नहीं होता, जस्ट इवेंट से होता है। इवेंट्स मतलब किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट से होता है। ओके। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एमी इवेंट्स, एमी इवेंट्स मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा एमी इवेंट्स के इंटरसेक्शन की संभावना हमेशा क्या होती है? ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बट इधर आ जाओ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के होने की, इंटरसेक्शन के होने की संभावना क्या होती है? उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर जीरो है तो कहा जा सकता है कि ई और एफ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अगर ई और एफ की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है तो कहा जा सकता है ई और एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब इससे ये बात भी कही जा सकती है और इससे ये बात भी कही जा सकती है, सिमिलरली इससे भी ये बात कही जा सकती है और इससे भी यही बात कही जा सकती है। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो आए तो कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आ जाए तो क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपके इसके आएंगे, अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके आएंगे बजाय के इसके, बट इसको डिस्कस क्यों किया, कहीं आप दोनों को मिस इंटरप्रेट ना कर लो कि दोनों एक ही चीज है। क्लियर है क्या? ओके। अब एनसीईआरटी के हिसाब से तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट एक्सरसाइज को समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझते हैं, ताकि हम एक्सरसाइज में कहीं अटके ही ना। भाई एक्चुअली पूरी कहानी का सार क्या था? तो देखो, पूरी कहानी का सार एक्चुअली ये था कि दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स को घटित कराना। यही था ना पूरी कहानी का सार। अगर मान लो इवेंट ही एक हो तो ये जो भी टॉपिक पढ़ा ये वेस्ट है। इवेंट जब एक से ज्यादा होते हैं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ता है कि दो हो रहे हैं तो दोनों की संभावनाएं कैसे निकालेंगे, दोनों के साथ में घटित होने की संभावना कैसे निकालेंगे, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो देखो क्या है टॉपिक नेम, देखो ये आपके एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स, दो या दो से ज्यादा के इंटरसेक्शन मतलब साथ में घटित होने के तरीके क्या क्या होते हैं, किन किन तरीकों से उनको साथ में घटित करा सकते हैं। पहला तरीका होता है साइमल्टेनियसली, दूसरा तरीका होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में, एक साथ। सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक। जैसे सपोज करो मेरे पास दो कार्ड्स मुझे निकालने हैं, तो एक तरीका तो है कि मैंने दोनों कार्ड्स एक ही साथ निकाल लिए, और एक तरीका क्या है, एक पहले निकाला और एक बाद में निकाला। तो जब आप सक्सेसिवली निकाल रहे हो तो अगेन दो तरीके हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर विद रिप्लेसमेंट। जैसे आप दो कार्ड्स निकाल रहे हो तो ये भी तो हो सकता है कि एक कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया। और ये भी तरीका हो सकता है कि निकाल के साइड में रख दिया, वापस नहीं रखा और फिर दोबारा निकाला। तो जब मैं वापस रख देता हूं तो उस केस को क्या बोला जाता है? विथ रिप्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? जब मैं उस कार्ड को वापस रख देता हूं तो उस केस को क्या बोला जाता है? विथ रिप्लेसमेंट। लेकिन जब उसको मैं वापस नहीं रखता हूं, मेरी जेब में रख लेता हूं और फिर दोबारा कार्ड निकाल रहा हूं, यानी कि वो कार्ड अभी भी मेरे पास ही है, तो उसको क्या बोलते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप ध्यान से सारे बच्चे सोच के देखो कि यार ये दोनों केस तो एक ही बात है, सोच के देखो है या नहीं है। इसी कार्ड के एग्जाम्पल को सोच के देखो, है या नहीं है? नहीं है। है क्या ये दोनों केस एक ही चीज? हम्म। एक ही है। ऋषि का बताओ कैसे नहीं है? लेकिन जब मैं दूसरा निकाल रहा हूं तो एक ऑलरेडी मेरी जेब में। जब दोनों इवेंट्स घटित हो गए, घटित होने के बाद इधर भी दो कार्ड्स मेरी जेब में, 50 रिमेनिंग है, और इधर भी दो कार्ड्स मेरी जेब में है और 50, तो फिर दोनों सेम केस हुए कि नहीं हुए? आप प्रोबेबिलिटी से सोच लो साहब। सपोज करो मैंने दो कार्ड्स निकाले, अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कार्ड्स किंग निकले, इसकी संभावना आप निकालो। और मैं कहूं कि एक कार्ड किंग निकल चुका है, मैंने वापस नहीं रखा, दोबारा किंग निकले इसकी संभावना, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज भी तो इक्वल आएंगी। बोलो समझ आया? हाँ आयुष, ओ क्या नाम है, सॉरी, लक्ष्य, समझ आया क्या? थोड़ा थोड़ा। क्या चीज समझ में नहीं आई? साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? दोनों एक्शंस साथ में होना। और सक्सेसिवली का मतलब क्या है? एक के बाद होना, एक के बाद एक होना। लेकिन जब एक के बाद एक हो रहा है तब मैं विथआउट रिप्लेसमेंट उसको अंजाम दे रहा हूं, मतलब जो पहले एक्शन हुआ उसको मैं अंडू नहीं कर रहा हूं। अंडू मतलब वापस नहीं रख रहा हूं उसको।
वो एक्शन हो चुका है। अब मैं दोबारा दोबारा दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं। तो दूसरा कार्ड निकलने के बाद अब मेरी जेब में दो कार्ड होंगे, और रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे? 50। तो आप क्या कहोगे, सर फिर दोनों साथ ही निकाल लेते, क्या फर्क पड़ता? आप एक के बाद एक कार्ड निकाल रहे हो तो आप दोनों साथ ही निकाल लेते हैं ना, कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे, बोलो? हाँ बोलो। यस। ठीक है। ठीक है। अब ये दोनों निकल गए। अब कितने बचे, कार्ड्स कितने बचे? और आपके पास कितने हैं? दो। और अगर आप ये दोनों काम एक साथ करो, दोनों कार्ड्स एक साथ निकाल लिए, तो कार्ड्स कितने बचे वहां पे? 50। आपके पास क्या है? दो। तो अंतिम जो रिजल्ट है, बीच में मत सोचो कि बीच में क्या होता, अंतिम जो रिजल्ट है, दोनों एक्शंस होने के बाद जो रिजल्ट है वो सेम है या नहीं है? बोलो। सेम है ना? तो साइमल्टेनियसली होना या सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट होना आर वन एंड द सेम थिंग। केवल ये लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है और हमको लगता है कि दो अलग अलग बातें हैं। तो एक्चुअली इवेंट्स दो से ज्यादा घटित, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स घटित होंगे तो दो ही तरीके हैं, या तो साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, या फिर सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। क्योंकि अगर सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आप तो साइमल्टेनियसली कर रहे हो। ओके। इस केस में, इस केस में ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, पर इस केस में वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। कैसे? आप चलो ये वाला केस पकड़ लो। अगर आपने एक कार्ड निकाला, जैसा कि अभी ये कह रहा था, तो 52 में से निकला, तो जब आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसको रिप्लेस तो ना कर रहे हो, तो जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे, मान लो उसी के वापस किंग आने की संभावना आप सोच रहे हो, तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कार्ड तो कम हो गया ना टोटल में से। तो ये डिपेंड कर रहा है ना इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आपने कार्ड ही वापस रख दिया, तो अब वापस दोबारा जब कार्ड निकाल रहे हो तो वो तो नया कार्ड निकालने जैसा हो गया ना। तो अब उसकी संभावना उतनी रहेगी जितनी पहले होती। वो कार्ड निकालते ही नहीं, जस्ट इसी को निकालते, या निकाल के रख के वापस निकाल रहे हैं, दोनों एक ही बात हो गई। तो इस ये वाले जो विथ रिप्लेसमेंट वाला केस है, अकेला यही केस इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों क्या होते हैं? डिपेंडेंट केसेस की कैटेगरी में जाते हैं। ओके। तो पहला काम आपको क्या करना है, सवाल आएगा आपके सामने अभी अगली एक्सरसाइज में। सवाल आएगा तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी का सवाल पढ़ रहे हैं। आप इस कैटेगरी का सवाल पढ़ रहे हैं जो कि डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, या आप इस कैटेगरी का सवाल पढ़ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। पहला तो आपको एनालिसिस ये करना है पढ़ते ही। एक बार आप पढ़ के एनालिसिस कर लो, भाई आपने डिसाइड कर लिया कि सर ये डिपेंडेंट है, किसी ने डिसाइड कर लिया कि इंडिपेंडेंट है, आगे क्या करना है? डिपेंडेंट के केस में आपको प्रोबेबिलिटीज निकालना है अलग फॉर्मूला से, इंडिपेंडेंट के केस में आपको प्रोबेबिलिटीज निकालना है अलग फॉर्मूला से। फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी अभी अपन समराइज कर रहे हैं चीजों को। अच्छा, ये नोट भी पढ़ लो कि साइमल्टेनियसली होना या विथआउट रिप्लेसमेंट सक्सेसिवली अर्न होना कंसीडर द सेम वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर इवेंट्स। ये नोट डाल के लिख दिया हमने, दोनों एक ही बात है। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो दोनों के अकर होने की संभावना को ऐसे बताया जाता है कि पहले ई को कराओ, और ई हो चुका है तो एफ ऑन ई को कराओ। ओके। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दोनों के अकर होने की संभावनाओं को बस जस्ट उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करके बताया जाता है। ठीक है? क्लियर है भाई? एक्चुअली मेन फॉर्मूला तो ये है, पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ये दोनों चीज बराबर है। तो ये दोनों चीज बराबर है तो ये ना लिख के सीधे ये लिख दिया जाता है। बस सरल सी बात देखा जाए तो ये। ठीक है? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जनरल प्रोबेबिलिटी सेम है, फर्क पड़ ही नहीं रहा है। इसमें भी एंड सो ऑन लगा दिया, दो से ज्यादा इवेंट्स पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें भी सो ऑन लगा दिया, दो से ज्यादा इवेंट्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो ई एफ जी है, तो ई एफ जी तीनों के होने की संभावना कैसे लिखेंगे? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हाँ। नहीं लिखेंगे कैसे, पहले तो बताओ। एफ इंटरसेक्शन जी। अब बताओ निकालेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाँ। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस। ऑन ई। प्लस किसने कहा? प्लस तो भैया अनर्थ कर दिया। हम एडिशन थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। एडिशन तो ये, मल्टीप्लिकेशन हाँ आगे मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई एफ ऑन ई। आगे जी की भी तो बताओ। मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी ऑन ऑन ई ई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एफ। एफ। अब आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, करेक्ट है, बट ये फॉर्मूला तो आपने तब लिया जब ई एफ जी तीनों आपस में एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट हो तो आप एफ ऑन ई नहीं लेंगे, जस्ट एफ लेंगे, और जी ऑन ई इंटरसेक्शन एफ नहीं लेंगे, जस्ट जी लेंगे। तो एक्चुअली थ्योरम तो वही चल रही कि गुणा करो,
बस आपको एक चीज समझा दी गई है कि भैया तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों सोच रहे हो, जनरल सोचो। तो पहले ही डिसाइड कर लो ना कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। जैसे मैंने कहा एक हाथ में डाइस है, एक हाथ में कॉइन है, बस ये वर्ड सुनते ही आप कहोगे सर इंडिपेंडेंट है। अब तो मैं डरा जनरल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सोचूंगा ही नहीं। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ते पहले डिसाइड कर लो कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाना शुरू करो। बोलो समझ आया? ओके, ठीक है। कुछ ऐसे नोटेशंस हैं जो हम क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में कम से कम 5 क्वेश्चंस उसके ऐसे हैं। 5 क्वेश्चंस मिनिमम है इस एक्सरसाइज में जो उन नोटेशंस पे डिपेंड करते हैं। क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो नॉट ए को हम ए डैश बोलते हैं, सबको पता है, कईयों को पता भी होगा कि सर ये तो हम जानते हैं क्या पढ़ा रहे हो, पर चलो रिवाइज कर लो। नॉट ए को क्या बोलेंगे हम? ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और वो निकालने का तरीका क्या होता है? 1 - इवन, ये तो शायद क्लास 10th में भी सीख लिया हमने। आगे बढ़ो। एंड को इंटरसेक्शन से पढ़ा जाता है, और इंटरसेक्शन जहां जहां आ जाए वहां प्रोबेबिलिटीज का गुणा होगा, अभी अभी सीखा है। वहां पे प्रोबेबिलिटीज का क्या होगा? गुणा। चाहे डिपेंडेंट केस ले लो चाहे इंडिपेंडेंट केस ले लो, अल्टीमेटली हो तो गुणा रहा है ना। ठीक है, तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, ए एंड बी को कैसे लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। और उनकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके निकालने के जो भी तरीके होंगे अभी हमने सीख लिए। ओके फाइन। अब एंड आ गया तो और देखो, और का मतलब क्या होता है? या तो ये हो या फिर वो हो। तो और को अपन सेट थ्योरी में यूनियन से रीड करते थे, याद है? और यूनियन जहां पे आ जाए वहां पे हमको चीजों को जोड़ना होता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को भी जोड़ना होगा। आएंगे सवाल फिर बताते हैं। ए और बी लिखा आ जाए तो उसको कैसे रीड करना है? ए यूनियन बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पूछ ले तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे निकाला जा रहा है। तरीका हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले एक्सरसाइज में सीख लिया। चलो, और इधर और में कोई फर्क नहीं होता, और आ जाए या फिर इधर और में आ जाए सेम फंडे हैं। बस ग्रामेटिकली एक डिफरेंस ये है कि इधर और जब आता है तब वहां पे दो ही चीजें होती हैं, और के केस में दो से भी ज्यादा चीजें हो सकती हैं। जैसे सपोज करो 3 चीजें हैं, तो आप कैसे लिखोगे? ए और बी और सी। मान लो दो ही चीजें हैं, तो आप कैसे लिखोगे? आइदर आप उसको भी और से लिख सकते हो, मतलब और से तो आप किसी को भी लिख सकते हो, लेकिन आइदर और से आप दो ही चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, आइदर ए और बी या फिर सिंपली ए और बी। तो फंडे सारे सेम हैं, वही यूनियन करना है इसमें भी आपको। ठीक है, अब आइदर के आगे क्या लग गया साहब? नाइदर। एन 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 ऐसा लगते यहां लग जाएगा डैश, यहां लग जाएगा पूरे का डैश, और यहां लग जाएगा पूरे के डैश की प्रोबेबिलिटी। समझ गए? भाई ना तो ये हो ना ही वो हो, भाई या तो ये हो या तो वो हो, इसको हम यूनियन से रीड करते हैं। अब मैं कह रहा हूं ना तो साहब ये होना चाहिए और ना ही ये होना चाहिए, नीदर नॉर। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? ए यूनियन बी का होल डैश। कैसे रीड करेंगे बोलो? ए यूनियन बी का होल डैश। और उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे रीड करेंगे? ए यूनियन बी के होल डैश की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, अब सुनो, नाइदर ए नॉर बी कह लो, या नॉट ए एंड नॉट बी कह लो, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये दोनों एक ही बात होती है, सोच के देखो होती है क्या, पहले तो खुद सोचो। मैं कहूं ना तो ये काम होना चाहिए ना वो काम होना चाहिए, ये तो है पहला सिनेरियो मेरे बात करने का एक तरीका। और दूसरे तरीके में मैं क्या कह रहा हूं? ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, और ये दोनों काम होने चाहिए। मतलब इसका नहीं होने का काम और इसके भी नहीं होने का काम, ये दोनों काम होने चाहिए। तो एक्चुअली तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ना तो ये हो ना वो हो। तो नॉट ए भी चाहिए मुझे, नॉट बी भी चाहिए, और एंड लग गया, मतलब ये दोनों चीजें चाहिए, नॉट ए का होना भी चाहिए और साथ में नॉट बी का होना भी चाहिए। तो एक्चुअली बात वही हो गई कि ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए। अब अगर आपको लैंग्वेज ऐसी गिवन है तब आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज ऐसी गिवन है तब आप उसको ऐसे रिप्लेस करते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। नॉट ए मतलब ए डैश, नॉट बी मतलब बी डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन। समझ आया? समझ आया क्या? तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, और ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये चीज हमने डी मॉर्गन्स लॉ से क्लास 11th में भी सीखी है। सीखी है क्या किसी ने? ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, सीखी है? अब ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब है कि ना तो ए हो ना बी हो, मतलब नीदर ए नॉर बी। नीदर ए नॉर बी तो इसकी मतलब इसकी लैंग्वेज है, इसको रिप्रेजेंट करने की लैंग्वेज है। और नॉट ए एंड नॉट बी इसको रिप्रेजेंट करने की लैंग्वेज है। जब ये दोनों इवेंट्स ही बराबर हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी।
ठीक है। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? है तो बोलो। ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, इसके होने में किसी को कोई डाउट है क्या? एनी वन ऑफ यू कि ये क्यों होता है? नहीं है। उल्टा ये भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, दो थे डी मॉर्गन्स लॉ नीचे लिखे हुए, इक्वल टू क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। समझ गए? तो कुल मिला के होल डैश करते हैं तो यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन। दैट इज द मेन थिंग। ये डी मॉर्गन्स लॉ भी यहाँ पे रिवाइज हो गए आपके दोनों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए तो हो रहा है पर बी नहीं हो रहा है। ए तो हो रहा है साहब, पर बी, इस चीज की संभावना चाहिए। तो ए की संभावना में से दोनों के साथ में घटित होने की संभावना को माइनस करो। और अगर बी का होना है और ए का नहीं होना है तो बी की संभावना में से दोनों के साथ में घटित होने की संभावना को माइनस करो। और ये कैसे निकालेंगे? ये दो तरीके अभी बता दिए, डिपेंडेंट के केस में अलग केस है, इंडिपेंडेंट के केस में अलग केस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट ए है, डाइस पे 6 आना। इवेंट बी है, कॉइन पे टेल आना। अब सवाल देखो कैसा बन सकता है। डाइस पे 6 भी आए, कॉइन पे टेल भी आए, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। डाइस पे 6 आए, कॉइन पे टेल ना आए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। डाइस पे 6 ना आए पर कॉइन पे टेल आए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी। और ना तो डाइस पे 6 आए, ना ही कॉइन पे टेल आए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि एक्चुअली अभी अभी बताया ए यूनियन बी का होल डैश है। समझ गए? अब डाइस पे 6 आना और कॉइन पे टेल आना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं क्या? जल्दी सोच के बताओ। एक हाथ में मेरे डाइस है, एक हाथ में कॉइन है, मैं दोनों को उछाल रहा हूँ, सक्सेसिवली उछाल रहा हूँ, सामने कैसे भी उछाल लूं। लेकिन इस पे 6 आना और इस पे टेल आना एक दूसरे को प्रभावित करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे मैंने इवेंट्स बताया, आपने क्या कहा कि ए और बी सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो अब ध्यान से सुनो। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए और बी डैश भी होंगे, ए डैश और बी भी होंगे, और ए डैश और बी डैश भी होंगे। बोल नहीं रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन तक दे दिया इस पे। ये पढ़ो। नहीं, ये नहीं। मतलब जस्ट ऐसा नहीं है कि केवल बातचीत कर रहे हैं आपसे। ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 2022 में आया है, एक नंबर का क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 13। प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो आर द इवेंट्स ई एंड एफ डैश। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ डैश भी होंगे, और तो और ई डैश और एफ भी होंगे, और तो और ई डैश और एफ डैश भी होंगे। ये पेयर वाइज तीनों पेयर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के पेयर बनेंगे अगर इनमें से एक भी है तो। और एक नहीं है तो फिर कोई नहीं होगा। समझ आया? चार पेयर कौन कौन से बने, ई और एफ। दूसरा पेयर बताओ, ई डैश और एफ। तीसरा पेयर बताओ, ई ई और एफ डैश। और चौथा और आखिरी पेयर बताओ, ई डैश और एफ डैश। इन चार पेयर में से या तो चारों पेयर इंडिपेंडेंट होंगे या एक भी नहीं होगा। तो सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो कोई सा भी तीन बचे हुए तीन में से कोई सा पेयर उठा लेगा, ये वाला उठा ले, या फिर दूसरा कौन सा था, ये वाला उठा ले, या फिर ये वाला उठा ले। इन तीनों में से कोई भी एक पेयर दे देगा कि साबित करो साहब ये पेयर भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स का पेयर है। इसमें से एक पेयर तो इन्होंने साबित करके बताया है, और बड़ा ही सरल सा इसका प्रूफ है, आपको घर जाके इसको रीड करना है। तो अगर एक पेयर इन्होंने किया है तो आपके लिए होमवर्क है कि बचे हुए दो पेयर आपको करने हैं। ठीक है? होमवर्क क्या है, मतलब होमवर्क समझ गए क्या? आपको इसको तो रीड करना है और ढंग से समझना है, और जब समझ में आ जाए तो अगला सवाल आपके लिए दो ये हैं कि ई डैश और एफ के लिए प्रूव करो, और दूसरा सवाल ये है कि ई डैश और एफ डैश के लिए भी आप इसको प्रूव करो। ठीक है? मतलब नोट सेक्शन में हमारा ये एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल लिखना नोट सेक्शन में, तब जाके हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं और हम एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। दैट इज इट। ओके, डन। चल सकते हैं आगे, मतलब कर दें इसको ओवर। जो भी चीज पूछी गई इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हम्म। अच्छा, ये तो सेट थ्योरी में भी सिखाया गया आपने, देखो इधर स्क्रीन पे, कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। अभी तो प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन सेट थ्योरी में भी ये बात सीखी है क्या आपने? सीखी है सभी ने? हाँ।
सही में होती है, इस चीज का विश्वास है आपको, या केवल रट ली? होती है। देखो ये ए है, ये बी है, तो मुझे बताओ बी डैश क्या होगा? ये ए है और ये बी है, तो मुझे बताओ बी डैश क्या होगा? बी के अंदर के एलिमेंट्स को छोड़ के बचा हुआ एलिमेंट्स, यही होगा। लेट्स से मैं बी के अंदर के पोर्शन को सपोज करो शेड कर दूं लाइक दिस, तो इस येलो पोर्शन के अलावा जो पोर्शन बच गया वो बी डैश है, क्या बताओ? ओके, यानी व्हाइट पोर्शन है ना, इस येलो के अलावा जो व्हाइट पोर्शन है वो क्या है? बी डैश। उस व्हाइट पोर्शन और ए का, उस व्हाइट पोर्शन और ए का इंटरसेक्शन चाहिए। उस व्हाइट पोर्शन, ये व्हाइट पोर्शन है और ये ए का इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या इंटरसेक्शन आएगा? पूरा कैसे आएगा? कुछ भी बोल रहा है क्या? मैंने क्या कहा कि बी डैश बताओ, तो बी डैश क्या है? येलो को छोड़ के बचा हुआ सारा व्हाइट पोर्शन। और ए क्या है? ए तो दिख रहा है ना साफ साफ आपको। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन पार्ट तो यही आएगा ना, देखो। कॉमन पार्ट मतलब उसमें भी है और उसमें भी है, तो ये वाला पार्ट आएगा। और इस पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस पार्ट को कैसे रिप्ले इसको पार्ट को कैसे निकालेंगे? ए में से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो निकलेगा ये ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से निकलेगा। बोलो समझ आया? तो ये जब तक फील नहीं होगा तब तक अप्लाई नहीं होगा। आप 10 बार पढ़ लोगे ना उसको कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, आप 10 बार पढ़ लो, आप एग्जाम में तब तक उसको नहीं लिख पाओगे जब तक आप इसको अंदर से फील नहीं कर रहे हो कि ऐसा इस कारण से होता है। वेन डायग्राम से अगर आप उसको फील नहीं कर रहे हो तो। ओके, चलो दैट्स इट। ज्यादा लोड हो जाएगा, कल से क्वेश्चंस करते हैं। मानता हूं मैं कि टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट टॉपिक, और मैं ये भी मानता हूं कि सारे बच्चों को 100% समझ आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। हो सकता है किसी को आ भी गया हो सकता है किसी को 50% ही आया हो सकता है किसी को 70 आया हो सकता है किसी को 80% समझ में आया। बट जब हम एक्सरसाइज कर लेंगे ना एक बार, क्योंकि जब टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ करते हैं ना, तो ही वो सुपर क्लियर होता है ना। तो एक बार कल एक्सरसाइज स्टार्ट करने दो आपको, फिर वहां पे फील गुड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।